बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहली जो लेक्चर सीरीज थी उसके अंदर आपने आईयूपैक सिस्टम के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करना सीखे थे। तो ये दूसरी सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या आप ये कहें कि आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे। और आज इसका पहला लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसकी मेन हेडिंग है जिसको हमें डिस्कस करने जाना है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अब से हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 पे होंगे। और इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद हम नई लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जो कि है जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो जितने भी रिएक्शंस आपके कोर्स के अंदर हैं अब हमें उनको स्टडी करने जाना है और उनको स्टडी करेंगे हम इसके बाद वाली लेक्चर सीरीज के अंदर। खैर, चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं आज से। और जो टॉपिक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस पर हम बात करेंगे जी। देखते हैं लेक्चर कंटेंट्स क्या है जी। तो लेक्चर जो कंटेंट्स हैं जी उसके अंदर सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक ओल्ड डेफिनेशन कहलाती है, एक आपकी न्यू डेफिनेशन कहलाती है। तो ये ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन इस पर हम बात करेंगे। जो ओल्ड डेफिनेशन थी बेसिकली वो वाइटल फोर्स थ्योरी पर बेस करती थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है इसे हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन के बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन आ गई, जिस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर दो मौजूआत हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन क्या होती है ये भी आज के इस लेक्चर का मौजू होगा हमारा। और इसके बाद सबसे आखिर में हम पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, जिसका वैसे तो हेडिंग फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर हम ये 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और उसके क्या पोस्टुलेट हैं और वो किस तरह से रिजेक्ट हुई, उस पर हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को खत्म करके फिर ये 2 टॉपिक और स्टडी करेंगे, कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन, और इन दोनों का क्या ताल्लुक है और इन दोनों को एक साथ रखने की क्या वजह है, तो हम उस पर हम बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस पे हम बात करने जाएंगे जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अब आपके सामने है। और ये जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपकी ओल्ड डेफिनेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपके एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। तो वो सारी की सारे केमिकल्स, ये सारी की सारी अशिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हों, लिखा हुआ यहाँ पे प्रोड्यूस हों, या इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, या इनकी अपनी स्टडी, तो ये क्या कहलाती थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं था। बायोकेमिस्ट्री भी क्या होती है जी? स्टडी ऑफ लाइफ होती है, और या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। एनिमल और प्लांट्स के बारे में हम बायो के अंदर भी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप देखिएगा। तो इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे जी। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो वही डेफिनेशन थी जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है, और यही समझा जाता रहता था जी। और खैर, हम जो इसमें स्टडी करते थे वो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते थे जी। तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो एनिमल और प्लांट से हासिल होते थे, उनकी स्टडी को आप क्या कहते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। और ये जो तसव्वुर किया जाता था वो ये तसव्वुर किया जाता था जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते। तो ये जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, according to which the study of substances that are produced, that are obtained, that are extracted from living organism, that is animal and plants, तो जो इन तमाम चीजों से हासिल की जाए तो वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और ये जो डेफिनेशन थी इसकी सपोर्ट पर एक थ्योरी थी, और उस थ्योरी को क्या कहते थे जी? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। तो अभी आप वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी जी
कि ओल्ड जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कितना सपोर्ट करती थी और उसकी बेस पर ये जो डेफिनेशन है ये मानी जाती थी। अच्छा जी, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले क्या हुआ करती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने आपसे बात की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? इट इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड, दैट आर ऑब्टेन्ड, दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल और प्लांट से हासिल होने वाली अशिया की स्टडी, हासिल होने वाले केमिकल की स्टडी, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, तो यूरिया, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर स्टडी किया जाता था। और इसके स्टडी करने की वजह ये थी जी कि ये आइसोलेट होता था एनिमल वेस्ट से। तो जो एनिमल की जो वेस्ट होती है, जिसके अंदर आपकी फीसेस होते हैं और आपकी जो यूरिन होता है, तो इससे हासिल किया जाता था, इससे आइसोलेट किया जाता था यूरिया। तो इसलिए यूरिया को आप क्या कहते थे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। क्यों? क्योंकि यूरिया जो हासिल हो रहा होता था वो किससे होता था जी? वो एनिमल या प्लांट से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। प्लांट से तो खैर नहीं, एनिमल से हासिल होता था जी। और एनिमल से हासिल होने के बाद आप इसको क्या करते थे? इसको आप फिर प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड प्लांट्स आप इस तरह से कह सकते हैं जी कि जो प्लांट्स हैं उनको आप डिकम्पोज करते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो आप उसको डिकम्पोज करें, तो उससे भी खाद के तौर पर, उसको भी पीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो जो यूरिया था या जो आपकी पीट थी, उसको हासिल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता था, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये हासिल की जाती थी। तो ये क्या कहलाते हैं? ये भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर स्टडी की जाती थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी, रबर। तो रबर जो है उसको रबर प्लांट से, रबर प्लांट भी क्या है? ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो रबर प्लांट से आप रबर को हासिल करते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी जी, तो ये उन तमाम सब्सटेंसेस की स्टडी थी, उन तमाम अशिया की स्टडी थी जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाए, यानी एनिमल और प्लांट से हासिल किया जाए। तो ये क्या कहलाती थी? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। और जिस तरह मैंने बताया जी कि ये जो डेफिनेशन है, इसको पूरी की पूरी सपोर्ट हासिल थी, किससे हासिल थी जी? वाइटल फोर्स थ्योरी से हासिल थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेदर बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। अगर हम इसको समराइज करें वाइटल फोर्स थ्योरी को एक सेंटेंस के अंदर, तो हम इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उस वक्त थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले मौजूद थी। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनकी खास बात क्या थी कि उनको आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते थे, दो केमिकल्स को मिला के तीसरा कंपाउंड बना सकते थे, और वो तीसरा कंपाउंड क्या होता था? इनऑर्गेनिक इन नेचर होता था। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ये तसव्वुर नहीं किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है जी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी जी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट किया जा सकता है, या आप ये कहते हैं जी कि उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि वाइटल फोर्स थ्योरी आपको क्या बताती है जी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, जिसमें आपने क्या पढ़ा जी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और उन्हीं की स्टडी को आप क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी देखते हैं जी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है जी। तो इसके हम पोस्टुलेट पढ़ने जाएंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के। ये आपके 4 पोस्टुलेट हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के। और अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और किस तरह से बनते हैं इसको इसने कुछ खातिर खा जो है ना डिस्क्राइब नहीं किया, बस ये कह दिया कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई अनजानी कुव्वत है जो इनको बनाती है जी। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस कुव्वत को क्या कहते हैं जी? उस कुव्वत को आप वाइटल फोर्स कहते हैं जी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट्स के अंदर होते हैं। किस तरह से बनते हैं इसको इसने नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया जी कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, और इसी की बेस पे इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी रखा गया है जी। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनिमल और प्लांट्स के अंदर क्या करती है जी? प्रोड्यूस करती है। अगली बात जो इसने कही थी, जिसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन क्या कहती है जी ये कि जो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट जो आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं जी, नशोनुमा पाते हुए नजर आते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट आपको नजर आती है उसकी वजह भी ये वाइटल फोर्स है जी। तो वाइटल फोर्स ये है जो एनिमल और प्लांट्स को ग्रो करती है, इनकी डेवलपमेंट का काम करती है जी।
अच्छा, अब आप मेन डेफिनेशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सपोर्ट करती है जी, और वो क्या सपोज करती है जी कि इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर इन अ लेबोरेटरी। तो अगर आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाना चाहें, और तो देखिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो आप लैब के अंदर बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। हाँ, लेबोरेटरी के अंदर ये आइसोलेट हो सकते हैं, और अगर ये आइसोलेट होंगे जी, आइसोलेट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मौजूद होना और उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाल लेना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस आपका आइसोलेशन कहलाता है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं सकते, यानी दो चीजों को मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कहीं मौजूद है, और वो कहाँ मौजूद है? एनिमल और प्लांट्स के अंदर मौजूद है जी, तो वहां से इसको निकाला जा सकता है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? जिसको आप आइसोलेशन कह रहे हैं जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आइसोलेट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए आपको ऑर्गेनिक सोर्सेज की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये भी इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आइसोलेट नहीं हो सकते। तो ये कुछ वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जिसको अगर हम सिंपल लफ्जों में ले ले तो ये कह सकते हैं जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बना सकते हैं लैब के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं, और आइसोलेट भी आप ऑर्गेनिक सोर्स से ही कर सकते हैं, यानी एनिमल और प्लांट से कर सकते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। अच्छा जी, तो जब तक वाइटल फोर्स थ्योरी वैलिड रही उस वक्त तक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी ओल्ड डेफिनेशन को माना जाता रहा। लेकिन एक्सीडेंटली आप कहेंगे जी, हादसाती तौर पे आप ये कहेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो प्लान नहीं था जी। जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन रिजेक्शन हो गई जी। तो हुआ क्या जी, 1828 के अंदर ये जर्मन केमिस्ट है जी, फ्रेडरिच वॉलर, इसने यूरिया को क्या किया जी? डिस्कवर किया। और यूरिया को किस तरह डिस्कवर किया? ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम कर रहा था। ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम अब आपके सामने है, अमोनियम सल्फेट और एक पोटेशियम साइनेट। अभी आपके इनके फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे तो आपको वाजे हो जाएगा ये किस तरह से इनऑर्गेनिक है। तो दोनों ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। इन दोनों का ये रिएक्शन आपस में करवा रहा था। तो इन दोनों का जब इसने रिएक्शन करवाया तो इन दोनों के रिएक्शन करवाने की वजह से इसको यूरिया हासिल हो गया जी। अच्छा, ये यूरिया जो इससे पहले हासिल होता था वो कहाँ से हासिल होता था? वो एनिमल के यूरिन से हासिल होता था, और यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था। जो यूरिन था उस यूरिन से आप यूरिया को क्या करते थे? एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी जी कि इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसे सिंथेसाइज ही नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रेडरिच वॉलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, और ये एक्सपेरिमेंट इसका प्लान नहीं था बल्कि एक्सीडेंशियल डिस्कवरी थी, ये इत्तेफाकी तौर पे इसको यूरिया मिल गया। तो जब यूरिया प्रोड्यूस हो गया, यानी यूरिया लैब के अंदर सिंथेसाइज हो गया, और यूरिया सिंथेसाइज हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, तो फिर अब वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत खत्म हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। और जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई तो इसका मतलब ये है कि अब ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री थी उसकी डेफिनेशन की भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसको सपोर्ट कौन कर रही थी? वाइटल फोर्स थ्योरी कर रही थी। अब जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, जिसको बाद में मॉडिफाई करा गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी, तो हुआ क्या था? तो अमोनियम सल्फेट ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। तो अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किससे करवाया गया? पोटेशियम साइनेट से। और ये दोनों ही आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी। और इनको जब हीट किया गया तो हीट करने पे आपको तीसरा कंपाउंड हासिल हुआ जी, और फिर उसकी प्रोसेसिंग करवा के आपको जो कंपाउंड हासिल हुआ वो क्या था जी? यूरिया था। और जो यूरिया है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया। और ये किस तरह आपने हासिल किया? ये आपने लैब के अंदर हासिल किया जी, क्योंकि लैब के अंदर ये कहते थे सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई जी? रिजेक्ट हो गई। तो ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला अब आपके सामने है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम साइनेट एंड बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन दोनों के नतीजे में जो आपको हासिल हुआ है वो है यूरिया, विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये अब आपकी यूरिया की तैयारी का तरीका है जी। तो ये प्रिपरेशन ऑफ यूरिया की इक्वेशन अब आपके सामने है। खैर इस स्टेप के अंदर यूरिया तो नहीं मिला, इस स्टेप के अंदर आपको अमोनियम साइनेट मिला है। अब जरा आप यहाँ पे देखें जी कि मैं इसको कैसे क्यों इनऑर्गेनिक कह रहा था जी। तो आप ये देखें जी ये आपके आयोनिक कंपाउंड है। तो सल्फेट पे -2 चार्ज, अमोनियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, साइनेट पे -1 चार्ज। तो जो चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या है जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हीट करने के बाद जो आपको दो कंपाउंड हासिल हुए वो भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो ये अमोनियम साइनेट जो आपको हासिल हुआ वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और पोटेशियम सल्फेट भी आपका क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस अमोनियम सल्फेट को, ये अब इसके नाम अब आपके सामने है जी। इस अमोनियम सल्फेट को क्या किया गया, ये अमोनियम साइनेट को क्या किया गया जी, इसको हीट किया गया और हीट टू बॉयल किया गया। और बॉयल करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर जी, यूरिया के अंदर। तो अमोनियम साइनेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी आपने लैब के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया, और लैब के अंदर जो यूरिया को प्रिपेयर किया वो किससे प्रिपेयर किया, दो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्रिपेयर किया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि यूरिया को सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट किया जा सकता है, यूरिया को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है, यूरिया को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रेडलिच वोलर के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को गलत साबित किया, और फ्रेडलिच वोलर ने क्या करके दिखाया जी कि उसने ये बताया जी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को हासिल किया जा सकता है। तो ये वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या करना पड़ा जी, रिजेक्ट करना पड़ा। तो कंक्लूड करने जा रहे हैं जी, और कंक्लूजन क्या है जी, क्योंकि यूरिया को आपने सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी के अंदर, और क्योंकि यूरिया को आपने इनऑर्गेनिक सोर्स से हासिल कर लिया, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी organic compounds can only be isolated from a living organism and can neither be synthesized in lab by ordinary method and from inorganic sources. और अब आप ये जान गए जी कि यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है, इसको लैब के अंदर बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। तो इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। अच्छा जनाब, जो वाइटल फोर्स थ्योरी, अच्छा अब ये एक रीजन एक सामने है आपके, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं जी। तो रीजन है जी कि वाई वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड, वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों रिजेक्ट हुई, इस पे अब हम बात करने जा रहे हैं जी। तो अगर ये सवाल आपके इम्तिहान में आ जाए तो आप इसका किस तरह से जवाब देंगे, ये अब आपके सामने है जी। तो आपने क्या लिखना है, पहले तो ये दो बातें लिखनी है, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कुछ लिखना है, और उसके बाद फिर आपको ये लिखना है जी रिजेक्शन क्यों हुई। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी it was impossible to synthesize organic matter in laboratory by ordinary methods. An organic compound can only be isolated from organic sources, cannot be produced from inorganic sources. तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया ही नहीं, लेबोरेटरी के अंदर तैयार ही नहीं किया जा सकता, और इनऑर्गेनिक सोर्सेज तो बिल्कुल भी तैयार नहीं किया जा सकता, और इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है जी। और आइसोलेट भी करना पड़ेगा तो ऑर्गेनिक सोर्सेज से करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेडलिच वॉलर ने यूरिया को डिस्कवर किया, और यूरिया को डिस्कवर किस तरह से किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को इस्तेमाल करके किया। और ये दोनों आपके क्या थे जी, इनऑर्गेनिक सोर्सेज थे, इनऑर्गेनिक आपके सॉल्ट थे। तो क्योंकि अब यूरिया इनऑर्गेनिक सॉल्ट से क्या हो गई जी, प्रोड्यूस हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिटेन करने का कोई मौका नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा, इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या करना पड़ा जी, रिजेक्ट करना पड़ा। तो ये सिंपल सा रीजन है, अगर आपके इम्तिहान में आ जाए तो आप इसका सिंपल जवाब लिख सकते हैं। आपने जवाब लिखना भी सीखा होगा जी कि आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि फ्रेडलिच वॉलर का एक्सपेरिमेंट क्या था और वो क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ा। अच्छा जी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई, और वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के साथ साथ ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई, जिसके अकॉर्डिंग ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती थी जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन इज प्रेजेंट और कैन बी ऑब्टेन or can be synthesized and can be isolated only from living organism, that is animal and plant. तो animal और plants के अंदर organic compounds मौजूद होते हैं,
इसी से तैयार किए जा सकते हैं, इसी से हासिल किए जा सकते हैं, इसी से आइसोलेट किए जा सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत साबित हुई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को क्या करना पड़ा जी, मॉडिफाई करना पड़ा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं जी। तो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry is the study of hydrocarbons and their derivatives. तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी, यहाँ पे लिखा हुआ है उनके स्ट्रक्चर की और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर डील करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उसको आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने वर्ड जो इस्तेमाल किया है तो मैंने इस्तेमाल किया है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी, तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और ये वो डेफिनेशन है जो आज भी इस्तेमाल होती है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असल डेफिनेशन है जी। तो अगर आपसे कोई कहे जी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये न्यू डेफिनेशन उसे देनी चाहिए, और आपको क्या कहना चाहिए जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। या आप इसको इस तरह से, जिस तरह यहाँ पे लिखा है उस तरह से कह सकते हैं जी कि द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव, ये क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा जी, एग्जांपल को इसको डिस्कस करते हैं जी। तो ये अब आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन नजर आ रहा है, इट्स सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये अब आपके सामने है। एक कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से क्या हुई हुई है जी, पूरी हुई हुई है। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहते हैं जी, मीथेन कहते हैं जी। तो इस मीथेन की स्टडी क्या कहलाएगी, इस मीथेन की स्टडी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहलाएगी जी। अब इसके आप स्ट्रक्चर को स्टडी करें, या ये किस तरह से प्रिपेयर होता है और ये किस तरह से रिएक्शन देता है, इस बात को हम स्टडी करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। और आगे चैप्टर्स के अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो ये मीथेन है, और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव ये होता है जी कि इन हाइड्रोजन को अब हटा दिया जाए, और इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो फिर ये हाइड्रोकार्बन का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव आपके सामने है, और इसका नाम क्या है जी, क्लोरोमीथेन है। तो इस हाइड्रोजन को हटाकर क्या लग गया, क्लोरो लग गया। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो ये हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। अब यहाँ तो मैंने आपको क्लोरो लगा के दिखाया है, ब्रोमो भी लग सकता था, आयोडो भी लग सकता था, और आप जानते हैं जी कि OH फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है। और आईयूपैक सिस्टम के तहत जो आपने नोमेनक्लेचर करना सीखी उसके अंदर तो आप तमाम ही फंक्शनल ग्रुप को जान चुके हैं। तो वो तमाम क्या कहलाते हैं, वो आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की स्टडी, ये क्या कहलाती है, ये अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जी, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनके यूजेस को स्टडी करना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा जनाब, अब कुछ और हाइड्रोकार्बन आपके सामने हैं और इनके डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो अल्कीन आप जानते हैं जी, अल्कीन ये भी आपके हाइड्रोकार्बन है, और खास बात क्या होती है कि अनसैचुरेटेड इन नेचर होते हैं, और आपकी जो कार्बन की चेन है उसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अल्कीन्स कहलाते हैं। ये आपके सामने अल्काइंस हैं, जनरल फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। तो लॉन्ग चेन के अंदर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो तो ये आपके अल्काइंस कहलाते हैं। ये तीनों आपके क्या है जी, हाइड्रोकार्बन हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इनको स्टडी करेंगे। ये अब आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जी, हेलो अल्कीन, अल्केनोन यानी हाइड्रोक्सी अल्कीन, और फिर अमीनो अल्कीन। तो ये अब आपके जो डेरिवेटिव्स हैं ये वो डेरिवेटिव्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या होगा जी, सब्स्टिट्यूट होगा, और ये आपके लॉन्ग चेन के अंदर आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप है जो आपके एल्डिहाइड पर, जो आपके कार्बोनाइल कार्बन पर बेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर अल्किनाल, अल्किनोन और अल्किनोइक एसिड। तो इसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपकी चेन का पार्ट होता है, तो ये भी आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। और उसके बाद फिर आपने लिंकेजेस पढ़ी हैं जिसके अंदर आपने ईथर पढ़ा है और जिसके अंदर आपने एस्टर पढ़ा है। तो ये तमाम के तमाम क्या है जी, ये आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं।
तो ये तमाम एग्जाम्पल किसके हैं जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन तमाम के बारे में, और ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इनकी पूरी फैमिलीज आपको पढ़नी होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव कहलाती हैं। उन तमाम की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर करते हैं। और इंतहाई वास्ट, वैसे अगर आप बात करें जी, तो मेन जो इसके अंदर एलिमेंट है वो आपका कार्बन है। सेकंड मेन एलिमेंट ले लें तो आप इसके अंदर हाइड्रोजन कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की स्टडी है जी। तो एक एलिमेंट की स्टडी और इतने सारे कंपाउंड हैं इसके जी, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके आगे इंतहाई कलील है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई वास्ट है। सिर्फ एक ही आपका एलिमेंट है जो कि कार्बन है। तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके बारे में अब आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और ऐसी क्या वजह है जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वास्ट है, इसको भी आप आगे देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं एक रीजन। और यहाँ लिखा हुआ है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर कार्बोनेट आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं किया जाता। इसका ख्याल रखिएगा कि आपको कार्बन नजर आ जाए और आप कार्बन को, हर कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करेंगे, तो ये इसका जवाब नहीं है। तो ये आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं जी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते। इसकी क्या वजह है, ये सवाल है आपसे। जवाब आपके सामने है जी। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है जी कि ये जो आपको जितने भी कंपाउंड नजर आ रहे हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस ले लें, ये आपके बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है जी? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, और अगर हाइड्रोकार्बन ना हो तो कम से कम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव तो हो। तो क्योंकि ये ना तो ये हाइड्रोकार्बन है और ना ये हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ये उसको फुलफिल नहीं कर रहे। और उसी की वजह से ये जो आपके 4 कंपाउंड जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको आयनिक फॉर्म में भी कार्बन नजर आ रहा है जी। तो ये, और यहाँ पे आपको ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नजर आ रही है। तो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हिसाब किताब क्या है जी कि हाइड्रोकार्बन का और उसके डेरिवेटिव अगर ये होंगे तो इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर स्टडी कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव नहीं होंगे तो फिर आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं कर सकते जी। तो ये आपने एक नई बात सीखी जी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर स्टडी नहीं करते। और उसकी वजह क्या है कि इन चारों में से कोई एक भी ना तो हाइड्रोकार्बन है ना हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अच्छा जनाब, अब हमें आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वास्ट क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वसी क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं। और जो मैंने बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डायमेंशन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कई ज्यादा हैं। एक एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, और कार्बन को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। जब भी आपने पीछे वाली रीजन के अंदर सुना, तो 118 एलिमेंट्स के ऊपर एक एलिमेंट भारी है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव होने की वजह से। तो उसकी वजह क्या है? तो उसका जवाब अब आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और जो जवाब है वो है जी कैटिनेशन। तो व्हाट इज कैटिनेशन? तो ये कैटिनेशन क्या है और इस कैटिनेशन के होने की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वसी क्यों हो गई है, इसको हम देखते हैं जी। तो ये पहली बात तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कैटिनेशन आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती प्रोसेस है। और हाइड्रोकार्बन आपको कुदरती तौर पर मिलते हैं। अभी अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि हाइड्रोकार्बन को हासिल करने की कौन कौन सी सोर्सेज हैं और हाइड्रोकार्बन को किस तरह से हासिल किया जाता है जी। और फिर उसकी चेन के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन की जाती है वो भी अब आपको अगले लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अभी आप कार्बन की खासियत पढ़ रहे हैं, और ये कार्बन की कुदरती सलाहियत है, और इसको आप क्या कहते हैं जी? कैटिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज कैटिनेशन? डेफिनेशन अब आपके सामने है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की सलाहियत है, कुदरती सलाहियत है। द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी का मतलब सलाहियत होता है, और मैंने इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो नेचुरल एबिलिटी इस्तेमाल किया है। इसकी कुदरती सलाहियत है, गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है जी। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम
to bond itself with other carbon atoms and form long chain, branch chain and ring compounds. This is known as catenation. तो कार्बन की वो सलाहियत कि जिसके जरिए कार्बन कार्बन से ही क्या कर सके जी, बॉन्ड बना सके। और आप ये जानते हैं जी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है और कार्बन को ये सलाहियत हासिल है कि वो चारों तरफ से अपनी चेन को बढ़ा सकती है और चारों तरफ से चेन के अंदर क्या लगा सकती है, कार्बन लगा सकती है। और ऐसी सूरत के अंदर जब कार्बन अपने चारों तरफ में कार्बन लगाएगा, और अगर वो कार्बन लगा सकता है तो ये आप जानते हैं जी कि वो अल्काइल रेडिकल भी लगा सकता है, यानी कार्बन की चेन भी लगा सकता है। तब आप ये देखिए कि कितनी वैरायटी होगी जी कि सिर्फ एक तरफ से वो कार्बन लगाए और 1 से लेकर 10 लगाए, और दूसरी तरफ से भी अगर वो लगाना शुरू कर दे तो फिर आपके चेन बढ़ती चली जाएगी, और तीसरी और चौथी तरफ से भी अगर कार्बन अटैच होना शुरू हो जाए तो आप ये देखेंगे कितनी कॉम्प्लेक्स चेन बन जाएगी। और मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं कि जरूरी नहीं है कि एक लगे, 2 मेंबर भी लग सकते हैं और इससे ज्यादा मेंबर भी लग सकते हैं। तो ये कार्बन की कुदरती सलाहियत है जिसके जरिए से कार्बन कार्बन ही एटम से क्या करता है जी, बॉन्ड करता है, और बॉन्ड करने के बाद लॉन्ग चेन का मतलब है स्ट्रेट चेन बनाता है और इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने कहा देखी जी कि ब्रांचेस भी हो सकती हैं जी, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी कि ये तमाम के तमाम रिंग के अंदर भी आ सकते हैं जी। तो ये कार्बन की वो सलाहियत है और कार्बन की सलाहियत को आप क्या कहते हैं जी, कैटिनेशन कहते हैं। और यही वो बात है जी कि कार्बन के मुख्तलिफ कंपाउंड पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप मीथेन के आगे सिर्फ एक कार्बन लग जाए तो ये इथेन हो जाएगा, और इथेन आपका, आप फैमिली तो कहेंगे जी कि ये मीथेन, ये अल्केन फैमिली से है, लेकिन अगर आप कंपाउंड्स गिनने जाएंगे तो मीथेन एक अलग कंपाउंड है और उसके बाद इथेन एक अलग कंपाउंड है, और इसके साथ एक और कार्बन आगे लग जाए तो ये प्रोपेन कहलाएगा, और प्रोपेन एक अलग कंपाउंड है। और इसी तरह अगर ये आइसोप्रोपेन हो जाए तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टीज प्रोपेन से मुख्तलिफ है, तो आइसोप्रोपेन को फिर आप मुख्तलिफ कंपाउंड कहेंगे जी। तो इसी तरीके से ये वो सलाहियत है कार्बन एटम की जिसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन वो वजह है कि जिसकी वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड पॉसिबल है। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और अब आपको ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है जिसके अंदर 8 कार्बन ने क्या करा है जी, लिंक किया है, यानी 8 कार्बन कुदरती तौर पे क्या हुए हैं जी, कैटिनेट हुए हैं। जो प्रोसेस इनके साथ हुआ है वो कैटिनेशन का प्रोसेस हुआ है, और ये क्या बन गया है जी, एन ऑक्टेन बन गया है। तो ये आपकी स्ट्रेट लॉन्ग चेन है, अनब्रांच चेन आपको नजर आ रही है, कुदरती तौर पर ये आपको मिली है, और ये क्या कहलाती है, ये आपकी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हासिल हुई है, जो नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, ये अब आपको देखें तो ये अब आप गिने तो 8 कार्बन आपको दोबारा से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अब 8 कार्बन मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए हैं, और ये जो चेन है ये आपकी ब्रांच चेन कहलाती है। और अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 2nd पोजीशन है और ये 4th पोजीशन है, और 2nd और 4th पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, और लॉन्ग चेन क्या है जी, 6 कार्बन के, इसलिए आप इसको हेक्सेन कहेंगे। तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, और ये भी आपकी कार्बन की कुदरती सलाहियत है जिसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन एबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर जो कार्बन कैटिनेट हुआ है ये ब्रांच फॉर्म के अंदर कैटिनेट हुआ है जी। अब ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, और ये अब आपके जो 6 कार्बन है ये रिंग की फॉर्म में आ गए, और ये क्या कहलाता है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। तो ये अब आपने क्या देखा जी, आपने 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, और 3 एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा जी, ये कार्बन की कुदरती सलाहियत है। और कार्बन की क्या सलाहियत है जी कि ये कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा जी, कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद ये लॉन्ग चेन बनाएगा, या ये ब्रांच चेन बनाएगा, या ये साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। और ये जो एबिलिटी है कार्बन की, जो नेचुरल एबिलिटी है, जो कार्बन की कुदरती सलाहियत है, इस सलाहियत को आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, सवाल यह है जी कि वाई, क्या कार्बन की कैटिनेशन एबिलिटी इतनी हाई क्यों है, सवाल ये अब आपके सामने है जी। तो अब ये इसका जवाब अब आपके सामने है जी। तो पहली बात तो ये है जी कि इट इज टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसियां इसकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये 4 साइड से कार्बन एटम्स को जोड़ सकते हैं जी, ठीक है जी। और सिर्फ एक कार्बन को नहीं, ये मुख्तलिफ कार्बन एटम को जोड़ सकते हैं। तो पहली वजह तो ये है जी कि 4 तरफ से चेन के बढ़ने की सलाहियत है, और ये 4 ही मैक्सिमम नंबर है जिस तरफ से चेन बढ़ सकती है।
और दूसरी जो सबसे अहम सलाहियत है उसकी वजह क्या है जी, कि ये कार्बन अपनी फैमिली के अंदर सबसे ऊपर मौजूद है और इसका साइज क्या है जी, स्मॉल है। और इसके साइज के स्मॉल होने की वजह से जब कार्बन की चेन कार्बन के साथ कनेक्ट होगी तो जो न्यूक्लियस है, क्योंकि साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्शन किसकी जमानत होती है, स्टेबिलिटी की जमानत होती है। तो जो ब्रांचेस इसके साथ लगती जाएंगी, वो जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो इस ब्रांचेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होता चला जाएगा। और क्योंकि जब कंपाउंड स्टेबल होंगे तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो कंपाउंड का फॉर्म होना आसान होता है, स्टेबिलिटी कम हो रही हो तो फिर कंपाउंड का बनना मुश्किल होता है जी। तो क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, जो आपका लॉन्ग चेन कंपाउंड होगा या जो आपका ब्रांच कंपाउंड होगा या जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दो वजूहत है जिसकी वजह से कार्बन की जो कैटिनेशन एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो दो वजूहत आपने पढ़ी, एक तो टेट्रावेलेंसी, चार तरफ से बॉन्डिंग करने की सलाहियत, और जो दूसरी वजह आपने पढ़ी वो जी स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज की वजह से जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी जी, स्ट्रांग होगी। अच्छा जी, अगला सवाल है जी कि क्या कोई और एलिमेंट्स भी हैं जी, क्या क्या पीरियोडिक टेबल में 118 के 18 एलिमेंट्स ही कैटिनेशन कर सकते हैं जी? तो जवाब देखें इसका नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट ही कैटिनेट कर सके। कार्बन की हाई स्टेबिलिटी है, कार्बन से तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हाँ, कार्बन के अलावा अगर किसी की सलाहियत है तो वो सिलिकॉन की सलाहियत है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन फैमिली के अंदर जो बिल्कुल नीचे वाला मेंबर है वो क्या है जी, आपका सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की भी सलाहियत है और सिलिकॉन भी कैटिनेट करता है, लेकिन सिलिकॉन की जो कैटिनेशन एबिलिटी है वो कार्बन से बहुत कम है। और उसकी वजह क्या है जी, सिलिकॉन का कार्बन से साइज में बड़ा होना। सिलिकॉन भी चार तरफ से कैटिनेट कर सकता है जी, लेकिन सिलिकॉन कार्बन की तरह कैटिनेट नहीं करता। अगर सिलिकॉन भी कार्बन की तरह कैटिनेट करता तो फिर सिलिकॉन की भी एक अलग से केमिस्ट्री होती। ठीक है जी। तो सिलिकॉन की कैटिनेशन एबिलिटी है, लेकिन कैटिनेशन एबिलिटी इसकी कार्बन से कम है। और कार्बन से कम होने की जो वजह है, उसकी वजह क्या है जी, कि इसका साइज कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और जब बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी जी, लिमिटेड होगी। अच्छा जनाब, तो ये तो आपने कार्बन की कुदरती सलाहियत पढ़ी। और कुदरती सलाहियत आपने क्या पढ़ी जी, कि जो आपको कार्बन मिलता है वो उसके अंदर एक कार्बन वाला कंपाउंड भी आपको मिलता है, और आपको एन नंबर यानी आपको ज्यादा से ज्यादा हायर नंबर जिसको आप कहते हैं, यानी कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो वो भी आपको कंपाउंड मिलते हैं। तो ये तो कार्बन की कुदरती सलाहियत है, इसको आप क्या कहते हैं जी, कैटिनेशन कहते हैं। लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं जी कि अब आप इसकी चेन को मजीद बढ़ा दें, तो ये अब आपका आर्टिफिशियल प्रोसेस है और इसको आप क्या कहते हैं जी, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन आपकी क्या है जी, नेचुरल एबिलिटी है, और पॉलीमराइजेशन क्या है जी, ये प्रोसेसिंग है जिसकी वजह से भी आप लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज के इस लेक्चर के अंदर पॉलीमराइजेशन को रखने का मकसद भी ये था जी, ताकि आपको एक नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस में फर्क समझ में आ जाए। जो कैटिनेशन है वो कार्बन की कुदरती सलाहियत है, वो इसका वर्च्यू है, वो इसकी गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करता है जी, बॉन्ड करता है, और बॉन्ड करने के बाद लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। या पॉलीमराइजेशन क्या होती है इसको हम देखने जा रहे हैं, बट इट इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा, ये इसकी सलाहियत नहीं है। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन जी? तो इट इज अ फिनोमेना, ये वो मजहर है, ये वो प्रोसेस है जी जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिससे ये लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको आप मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो मोनोमर्स ये आपके इनपुट हैं और पॉलीमर्स आपके क्या है जी, आउटपुट है जी। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन हो, यानी आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेशर की और टेम्परेचर की, जिसके बाद क्या होगा, आपको ये मोनोमर्स जो एन नंबर होते हैं जी, बहुत सारे लातादाद होते हैं, ये आपस में मिलेंगे और आपस में मिलके एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस है,
आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा, तो मोनोमर्स को केमिकली ट्रीट किया जाएगा, तो मोनोमर्स केमिकली कंबाइन होंगे और केमिकली कंबाइन होने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। आप इसको कैटिनेशन से नहीं मिलाइएगा, कैटिनेशन कुदरती सलाहियत है और पॉलीमराइजेशन ये वो प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। दो किस्म की पॉलीमराइजेशन होती है जी, और एक कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और जो दूसरी है वो कहलाती है जी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो पहले तो हम देखेंगे जी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है जी, ये आपके सामने है जी। तो व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन है जी जिसके अंदर मोनोमर्स ये पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज इस तरह से होते हैं कि कोई स्मॉल एटम्स या वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव किए बगैर पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो ही चांसेस है जी, एक चांस ये है जी कि कोई एटम्स रिमूव ना हो या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव ना हो और आपका मोनोमर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो जाए जी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है इस कंपाउंड का जो नाम है जी, ये आपका इथीन है जी, दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, ये आपका इथीन कहलाता है। जब आप इसे ट्रीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट करेंगे एट हाई प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद है। तो इन सारे के सारे जो इथीन के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये सारे के सारे कार्बन क्या हो जाएंगे, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद आपकी लॉन्ग चेन बनाएंगे, और लॉन्ग चेन को आप क्या कहेंगे जी, पॉलीइथीन कहेंगे। तो ये पॉलीइथीन बनाने का तरीका है जो आपका क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन ये फिनोमिना कहलाता है। क्या है आपका, एडिशन पॉलीमर कहलाता है। और ये एडिशन पॉलीमर क्यों है जी, इसलिए है जी कि जब ये इथीन पॉलीइथीन के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो अब आप देखें जी कार्बन भी आपको दो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कार्बन दो नजर आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन भी आपको नजर आ रहे हैं जी। तो कोई स्मॉल एटम्स यानी हाइड्रोजन या कार्बन रिमूव नहीं हुए और या कोई वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिमूव नहीं हुए हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है जी, कि ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर मोनोमर पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कोई स्मॉल एटम्स या ये कह सकते हैं जी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव ना हो, तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ये दूसरी एग्जांपल अब आपके सामने है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये विनाइल क्लोराइड का है। तो जो इथीन है, इथीन का एक देखिए हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह आके क्या लग गया, क्लोरो ग्रुप आके लग गया। तो जो इथीन है उसका कॉमन नेम अब आप याद रखिएगा जी, इसको विनाइल भी कहते हैं, इससे पहले आपको नहीं बताया गया। तो ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है इसका नाम विनाइल क्लोराइड है, वरना तो आप उसको क्लोरोइथेन कह सकते हैं आईयूपैक सिस्टम के तहत। और जो कॉमन नाम है, नेम है इसका, वो विनाइल क्लोराइड है। तो ये विनाइल क्लोराइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अब आप ये देखें, ये कार्बन और दो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी आपने क्या देखा, जब ये मोनोमर विनाइल क्लोराइड ये जब कन्वर्ट हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर, तो कोई स्मॉल एटम्स या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुए। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर जो मोनोमर हो, मोनोमर सेल्फ लिंक करे, यानी क्या हो जी, मोनोमर अनसैचुरेटेड इन नेचर हो और उसका डबल बॉन्ड क्या हो जी, ब्रेक हो, और ब्रेक होने के बाद सारे के सारे जो आपके मोनोमर हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन हो जाएं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक और विनाइल क्लोराइड यहाँ पे लगा हुआ, इसी तरह एक विनाइल क्लोराइड यहाँ पे लेफ्ट पे भी लगा हुआ होगा, और इस तरह ये लॉन्ग चेन बनी हुई होगी। तो ये क्या कहलाती है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई स्मॉल एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होते और मोनोमर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब जो आप एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है जी, कि जब मोनोमर्स पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो, तो कन्वर्ट किस तरह से हो कि जी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा कि कोई स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इवन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होंगे।
अच्छा, कंडेंसेशन कहते ही रिमूवल ऑफ वाटर को है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिमूव हों वाटर के अलावा तब भी ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही कहलाती है, लेकिन ज्यादातर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव होता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इसका मतलब ये है जी कि ये पॉलीमराइजेशन कैसी कहलाएगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी, और बेक लाइट इसकी एग्जाम्पल है। तो ये अब आपको फिनोल नजर आ रहा है, और अगर आप इसको पहचाने तो ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का पहला मेंबर है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, और ये भी आपको फिनोल नजर आ रहा है। तो खास बात क्या है जी, दे आर फंक्शनली एक्टिव, और उसकी वजह से क्या होगा कि इस कार्बन का हाइड्रोजन, और ये जो मैंने पॉइंटर रखा है, इस कार्बन का हाइड्रोजन और ये आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है कार्बोनाइल कार्बन में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे वाटर बना के, और उसके नतीजे में ये दोनों रिंग CH2 से कंबाइन हो जाएंगे, मिथिलीन ग्रुप से कंबाइन हो जाएंगे, और इस तरह से बाकी तमाम मोनोमर्स के साथ भी होगा, और वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल पे ये जो आपको कंपाउंड मिलेगा ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है जी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। तो ये बेक लाइट को बनाने का तरीका है। तो बेक लाइट ये कंडेंसेशन पॉलीमर है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। इस कार्बन से और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुए, और इस कार्बोनाइल कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और उसके बाद जो इस कार्बन की 2 वैलेंसियां खाली हुई हैं और इस कार्बन की 1 वैलेंसी खाली हुई है, तो ये कार्बन जाके इन दोनों को, इस दोनों रिंग को इसने क्या कर दिया है, अटैच करवा दिया है, जिसकी वजह से ये जो आपका पॉलीमर मिला है ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं वाटर लिखना भूल गया हूँ, तो आप इस एरो के ऊपर माइनस वाटर जरूर लिख दीजिएगा। तो ये जो पॉलीमराइजेशन है ये आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। दिस इज फिनोल, दिस इज अगेन अ फिनोल, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके नतीजे में जो आपको पॉलीमर मिला है वो क्या कहलाता है, बेक लाइट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अच्छा जी, अब दोनों पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस क्या है इसको हम सुन लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं जी। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन की खास बात क्या है जी कि मोनोमर्स आपके अनसैचुरेटेड इन नेचर होंगे। तो आपको डबल बॉन्ड वाजे नजर आ रहा था, पॉलीथीन आपने देखा, तो पॉलीथीन का जो मोनोमर था वो इथीन था, और इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर था वो क्या था, आपका विनाइल क्लोराइड था, और विनाइल के अंदर भी डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो मोनोमर्स अनसैचुरेटेड इन नेचर होते हैं, तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, और अनसैचुरेशन की वजह से ही सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और कोई स्मॉल एटम्स रिमूव नहीं होते। कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर मोनोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनली एक्टिव होते हैं। तो आपने देखा जी 2 फंक्शनल ग्रुप आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ गए, एक आपको फिनोल फंक्शनल ग्रुप नजर आया, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, और एक आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आया, किसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। तो अगर ये फंक्शनली एक्टिव होंगे तो फिर ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, तो ये पॉलीमराइजेशन क्या कहलाएगी, ये आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई एटम्स रिमूव नहीं होते, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एटम्स रिमूव होते हैं। क्योंकि कोई एटम्स रिमूव नहीं होते तो एडिशन पॉलीमराइजेशन आपके रिसाइकलेबल होते हैं, यानी इन पॉलीमर्स को दोबारा से रिसाइकलिंग करके मोनोमर हासिल किया जा सकता है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, यानी आप इनकी प्रोसेसिंग करवा के दोबारा से मोनोमर हासिल नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखिएगा, रिसाइकलिंग का जो फिनोमिना है वो फिनोमिना ये है जी कि पॉलीमर को आप दोबारा से मोनोमर में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो रिसाइकलेबल होते हैं, और अगर आप पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। तो देखिए, रिसाइकलेबल उस वक्त होंगे कि जिस वक्त पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के दरमियान कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं हुए होंगे। तो क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होते, इसलिए रिसाइकलेबल है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, तो बाहर से वाटर डाल के आप इसे रिसाइकलेबल नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन रिसाइकलेबल है। अच्छा जी, सवाल है जी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नॉट रिसाइकलेबल क्यों होते हैं। तो उसकी वजह मैंने आपसे भी पीछे भी डिस्कस करी। उसकी वजह क्या है जी कि जब ये पॉलीमर बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाती हैं, और क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तो ये दोबारा से मोनोमर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एटम्स जो रिमूव हो गए वो दोबारा से अवेलेबल नहीं होते। अगर आप एक्सटर्नली भी डाल दें तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है जी, इसलिए ये आपके नॉन रिसाइकलेबल पॉलीमर्स होते हैं। अब हम एग्जाम के प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे जी। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ओल्ड और न्यू डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वाइटल फोर्स थ्योरी को हमने स्टडी किया,
कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन को स्टडी किया। तो 10 इयर्स के अंदर सवालात किस तरह से आए हैं उसको हम देखने जाते हैं जी। अब तो ये पहला सवाल तो आया जी कि इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, तो कैटिनेशन को आपने डिफाइन करना था एग्जाम्पल के साथ। तो आप कैटिनेशन की डेफिनेशन को लिखें और कोई एक एग्जाम्पल भी आप लिख दे तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने लॉन्ग चेन वाली आपने एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा जी। कैटिनेशन की डेफिनेशन के साथ आपने एक एग्जाम्पल को दे दिया तो इम्तिहान में आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो सवाल क्या था जी, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, कैटिनेशन को डिफाइन करना था और एग्जाम्पल देनी थी। तो आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसमें से एक एग्जाम्पल आपने दी और उसकी डेफिनेशन को आपने दिया है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड इटसेल्फ विद अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग टुगेदर, और एग्जाम्पल आपने इसको कोट किया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा सवाल है, इसमें आपसे कहा है जी डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो आपने पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने उसको यहाँ पे लिखा जी, द फिनोमिना इन विच 2 और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको आप मोनोमर्स कहते हैं, द केमिकली कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, तो इस प्रोसेस को आप पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कोई सी भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे दें, क्योंकि उसने आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल मांगी, एक ही मांगी है, तो आपने जो आपको जो आसान लगे, 3 आपने एग्जाम्पल पढ़ी है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, ये मैंने इसका रिएक्शन दे दिया, तो ये सवाल आपको मुकम्मल हो जाएगा। दोनों सवाल आपके डेफिनेशन के थे और एक एक नंबर के आए थे जी। ये तीसरा सवाल था जी, पॉलीमर्स को डिफाइन करें, और यकीनन इसमें भी आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो अब आपने क्या लिखा जी, पॉलीमर्स लिखा जी। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं जी, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमराइजेशन के बाद आपको हासिल होते हैं, या वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स की कम्बिनेशन के बाद आपको हासिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो पॉलीमर्स को आपने डिफाइन किया यहाँ पे, और एग्जाम्पल के अंदर अब आप दोनों पॉलीमर्स को दे दें जी। ये आपका एक पॉलीमर है जी जो आपका एडिशन पॉलीमर है, तो पॉलीथीन के स्ट्रक्चर में आपने बना दिया, ये भी पॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है। और दूसरा आपने बेकलाइट का स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्वेश्चन 4 है जी कि आपने डिफाइन पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करना है, और लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आर देयर। तो आप जानते हैं 2 किस्म की पॉलीमराइजेशन होती है। और उसके बाद कह रहे हैं जी कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बेकलाइट की प्रिपरेशन दो। तो इसका मतलब है 2 इक्वेशन आपसे मांग रहे हैं। तो किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप पॉलीमराइजेशन की हेडिंग डाल के पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने इस दूसरे पार्ट का जवाब देना है। तो आपने लिखा जी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो 2 किस्म की पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन और कंडेंसेशन। इसको आपने लिखा, क्योंकि उसने इसकी डेफिनेशन नहीं मांगी तो आपको भी चाहिए कि आप डेफिनेशन ना दें। अगर आप डेफिनेशन देंगे तो इससे बस यही है कि आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डिफाइन करने को कहे तो आपको डिफाइन करना है, वरना तो टू द पॉइंट चलना है आपको। उसने कहा हाउ मैनी, तो आप भी लिखें जी 2, और कौन कौन से वो आपने बता दिए। अच्छा जी, पीवीसी की प्रिपरेशन और बेकलाइट की प्रिपरेशन आपने बतानी है। तो आपने हेडिंग डाल दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्योंकि उसने इक्वेशन दी। अगर आप चाहें तो इसको आप इसमें 2-4 जुमले ऐड कर सकते हैं जी, कि एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पॉलीविनाइल क्लोराइड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। आप लिख दें जी एडिशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये एक आप जुमला खुद बना के लिख सकते हैं, और अगर आप जुमला ना लिखें और हेडिंग डाल दें और ये इक्वेशन लिख दें तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी याद करने जाएंगे तो फिर तो आपको ये इक्वेशन को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हेडिंग्स को और इक्वेशन को फोकस करें, और जो जुमला है वो आप लिख सकते हैं। अगर लिख दें तो आपको और अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं है, अगर ना लिखे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जो नंबर है वो किसके हैं जी, आपकी हेडिंग के और आपके इक्वेशन के नंबर है, और सब नंबर इसमें इक्वेशन के हैं। इसी तरह आप बेकलाइट की फॉर्मेशन पे आपने हेडिंग डाली फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट, और बेकलाइट को आपने बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते थे जी कि फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड undergoes condensation polymerization, and with the removal of water molecule it produces bakelite, which is the condensation polymer of phenol and formaldehyde। तो ये जुमला है जो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है जी इक्वेशन को देख के हमने ये जुमला बनाया है। तो अगर आप ना लिखे तो भी कोई हर्ज नहीं है, इक्वेशन का सही होना ये सबसे अहम है, और हेडिंग के साथ। तो ये आपका सवाल था, अब आपने इसको अटेम्प्ट किया। अब ये तो पहला लेसन हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, और इसके अंदर आपने जो इम्तिहान के हवाले से चीज़ें देखी, वो आपने क्या चीज़ें देखी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल इसमें से आते हैं जी। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स, आइसोमर्स,
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन और वाइटल फोर्स थ्योरी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हवाले से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी अहम चीज़ इसमें क्या है जी कि पॉलीमराइजेशन की जो इक्वेशंस हैं उन दोनों पॉलीमराइजेशन की किस्मों को आप याद कीजिए और उनकी इक्वेशंस को बहुत अच्छे से कर लें। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जो चैप्टर 1 के अंदर हमने जो 4 टॉपिक कवर किए, इंशाल्लाह ताला आप इसको पेपर में बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे। जो हमारा इस सीरीज का या इस चैप्टर नंबर 6 का जो दूसरा लेक्चर है वो है जी द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से और किन सोर्सेज से हासिल किया जाता है, तो इस पर हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।